दोस्तों, आज की हमारी कहानी है अंकुर और गौरी के नाम। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। दरवाजे के पीछे छुपी मैं थर थर काँप रही थी। बाहर बरामदे से आने वाली आवाज़ें मेरे कान में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रही थीं। मेरा दिल बैठा जा रहा था। जो बातें मैंने बाहर से सुनी थीं वो मेरी जान लेने के लिए काफ़ी थीं। मेरी अपनी माँ मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती थी? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। मैंने अपनी आंखें मसलते हुए और अपनी कानों में उंगलियां डालकर दोबारा बातें सुनने की कोशिश की थी, लेकिन हकीकत वही थी जो मैंने कुछ देर पहले सुनी थी। मेरी आंखों से आंसू झरने की तरह बहने लगे थे। मैं वहीं गेट के पास बैठ गई थी। मेरी माँ उस आदमी से कह रही थी, ठीक है मालिक, आप कल या परसों आ जाइए और मेरी बेटी को ले जाइए। हम तो आपके नौकर हैं मालिक, आपका हुक्म सर आंखों पर। आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। आप जान भी मांगेंगे तो जान हाजिर है। मेरी बेटी क्या चीज़ है? जमींदार साहब का छोटा बेटा अंकुर प्रताप अपनी मूछों को ताव देता हुआ चेहरे पर एक मुस्कान सजाकर घर से बाहर चला गया। उसकी मुस्कान ने मेरी दुनिया को उलट पुलट कर रख दिया। मैं डर के मारे थर थर काँप रही थी। छोटे मालिक अंकुर प्रताप के जाते ही मेरी माँ ने मुझे आवाज़ लगाई, गौरी कहाँ है तू? जल्दी से बाहर आ जा, तेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और मेरे पैरों में तो जैसे जान ही नहीं थी। मैं कैसे बाहर जाती? जो मुझे मौत की खबर दे रही थी वही बात मेरी माँ को खुशखबरी लग रही थी। जब मैं कमरे से बाहर नहीं आई तो माँ खुद कमरे में आ गई। मुझे ज़मीन पर बैठे देख वो घबरा गईं। बोली, गौरी क्या हुआ? वो मुझे थामना चाहती थीं, पर मैंने उन्हें खुद से दूर झटक दिया। मैंने रोते हुए कहा, आप मेरी सगी माँ हो ही नहीं सकती। कोई भी सगी माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा जुल्म नहीं कर सकती। आपने सब कुछ जानते बूझते मेरी किस्मत अंकुर प्रताप के साथ बांध दी। मेरी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। मेरी माँ कहने लगी, गौरी तू बेकार में परेशान हो रही है। छोटे मालिक बहुत अच्छे हैं, तुझे रानी बनाकर रखेंगे। मैंने तड़प कर कहा, जैसे उन्होंने अपनी पहली पत्नी को रानी बनाकर रखा है वैसे ही मुझे भी रखेंगे, है ना माँ? मेरी बात सुनकर मेरी माँ ने मुझसे नजरें चुरा लीं। मेरे होंठों पर आई शिकायत वहीं दम तोड़ गई। मैंने अपना सिर घुटनों में छिपा लिया। माँ ने मेरे कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, गौरी वो औरत उन्हें बच्चा नहीं दे सकती, इसीलिए उसकी कोई अहमियत नहीं है। तू उन्हें बच्चा देगी, उनके घर और दिल में राज करेगी। मैंने टूटे दिल से कहा, तो मेरी बस इतनी ही हैसियत है कि मैं सिर्फ उनकी औलाद पैदा करने वाली हूँ। इसके अलावा उनकी नज़र में मैं क्या हूँ? सिर्फ एक नौकरानी। क्या मेरा दिल, मेरी भावनाएं कोई मायने नहीं रखती? मैं भी चाहती हूँ कोई मुझे अपने दिल से चाहे, मेरी इज्जत करे, ना कि सिर्फ अपनी ज़रूरतों के लिए मुझे अपनाए। माँ ने मुझे समझाते हुए कहा, गौरी कैसी बातें कर रही है तू? तू जानती है ना, हम मालिक के रहमो करम पर जी रहे हैं। अगर मालिक ने नौकरी से निकाल दिया तो हम क्या करेंगे? तेरे छोटे भाई बहन और तुझे कहाँ से खिलाऊंगी? तेरे बीमार बाप में इतनी ताकत नहीं बची कि वो हमारे खर्चे उठा सके। और ये प्यार मोहब्बत की बातें ये बस किस्से कहानियों में अच्छी लगती हैं। असल ज़िंदगी में जब पेट की आग लगती है तो ये सब बातें बेकार हो जाती हैं। रोटी कमाना ही असली ज़रूरत है। गौरी तू यूं ही परेशान हो रही है। मोहब्बत कोई ज़रूरी नहीं होती, ये सब ख्याली बातें हैं। छोटे मालिक अंकुर प्रताप के साथ तू ये खुशहाल ज़िंदगी बिताएगी। वहाँ तुझे अच्छा खाने को मिलेगा, अच्छा पहनने को मिलेगा। जिस तरह तूने अपनी पूरी ज़िंदगी आंसुओं में और तरस तरस कर गुजारी है, वहाँ तू रानियों की तरह रहेगी। और मोहब्बत की चिंता मत कर। शादी के बाद पति पत्नी के बीच एक ऐसा अनोखा रिश्ता बनता है कि मोहब्बत खुद ही पैदा हो जाती है। अब ये रोना धोना बंद कर और ख़ुद को ही शादी के लिए तैयार कर ले। 2 दिन बाद छोटे मालिक आएंगे, सारा इंतजाम करेंगे और तुझे अपनी पत्नी बनाकर ले जाएंगे। अरे मेरे सर से तो एक बड़ा बोझ उतर जाएगा। तू जानती नहीं, तेरी चिंता में दिन रात घुलती रहती हूँ। इतना कहकर माँ कमरे से चली गई और मैं चुपचाप आंसू बहाती रही। मेरी आंखों के सामने अंकुर प्रताप का चेहरा घूमने लगा। उसकी सफ़ेद खूबसूरत रंगत, घनी मूछें जो उसे और भी रौबदार बनाती थीं। ऊंचा लंबा कद, चौड़ा सीना, कसरती बदन और चेहरे पर हर समय गुस्से की छाया। उसे देखकर ही मेरा दिल डर से कांपने लगता था। उसके सामने जाने से ही मुझे डर लगता था। तो भला उसकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए कैसे शामिल हो सकती थी? मैं चुपचाप अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। मेरा दिमाग अब भी सिर्फ हवेली और अंकुर प्रताप में ही अटका हुआ था। पापा बीमार रहते थे और कोई काम धंधा नहीं करते थे।
मेरी माँ हवेली जाकर वहाँ के काम करती और घर का खर्चा चलाती थी। मुझसे छोटी 2 बहनें और एक भाई था। मैं घर की सबसे बड़ी थी, इसलिए माँ के साथ अक्सर हवेली चली जाती थी। माँ भी काम करते करते थक जाती थीं, तो मैं उनका हाथ बटाने के इरादे से वहाँ पहुँच जाती थी। सुबह से दोपहर स्कूल और फिर दोपहर के बाद हवेली। हवेली के सब लोग बहुत अच्छे थे, सिवाय छोटे मालिक अंकुर प्रताप के। अंकुर प्रताप अपने माँ बाप के सबसे छोटे और लाडले बेटे थे। उनके एक बड़े भाई भी थे। हवेली में सबसे बड़ी मालकिन अंकुर की दादी भी रहती थीं, जो अपने पोते अंकुर से बहुत प्यार करती थीं। अंकुर की शादी को लगभग 3 साल हो गए थे, लेकिन उसके कोई बच्चा नहीं हो रहा था। जब डॉक्टरों से इलाज कराया तो पता चला कि अंकुर की पत्नी वैशाली कभी मां नहीं बन सकती। अंकुर ने दिल से इस बात को मान लिया था कि वो कभी बाप बनने की खुशी नहीं पा सकेगा, और इस सच्चाई से समझौता भी कर लिया था। लेकिन वैशाली बहुत तेज तर्रार और जिद्दी औरत थी। वो सारा इल्जाम अंकुर पर लगाती कि बच्चा न होने की वजह वही है, कमी उसके अंदर है, ना कि वैशाली के अंदर। वो डॉक्टर की रिपोर्ट को भी गलत ठहराती थी। आए दिन दोनों के बीच झगड़े होते रहते। उधर अंकुर की दादी अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में थी। एक दिन उन्होंने अंकुर को अपने पास बुलाया और कहा, अंकुर, मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दे। अंकुर, मैं तेरे बच्चे का मुंह देखकर मरना चाहती हूँ। ये औरत तुझे कभी बच्चा नहीं दे पाएगी, तू दूसरी शादी कर ले। अंकुर अपनी दादी से बेहद प्यार करता था, इसलिए उसने उनकी आखिरी इच्छा का मान रखते हुए दूसरी शादी करने का फैसला कर लिया। ये सारी बातें मुझे अम्मा से ही पता चलती थीं, लेकिन मुझे नहीं पता था अंकुर दूसरी शादी मुझसे करने की इच्छा जताएगा। ये मेरे लिए खुशी की बात होती अगर अंकुर शादीशुदा न होता और मैंने उसका वो खौफनाक व्यवहार न देखा होता। अंकुर बेहद गुस्सैल इंसान था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें हर वक्त गुस्से से लाल रहती थीं। एक बार मैंने खुद उसकी जुनूनी हरकत अपनी आंखों से देखी थी। अम्मा ने मुझे दूध का गिलास लेकर छोटे मालिक अंकुर के कमरे में भेजा था। मैं तो मना कर रही थी, लेकिन अम्मा ने जिद की तो मुझे जाना पड़ा। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैंने खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। मैं हल्के से दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। कमरे के अंदर एक और दरवाज़ा था, जो ड्रेसिंग रूम का था। वहाँ से मुझे अंकुर की पत्नी वैशाली की आवाज़ सुनाई दी। वो कह रही थी, अंकुर, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है। मेरा दिल डर से बैठ गया था। मैं वहाँ से भागना चाहती थी, पर न जाने क्यों मेरे कदम ठहर गए। मैं जानना चाहती थी कि अंदर क्या हो रहा है। मैंने हल्के से पर्दा हटाकर देखा तो मेरी जान सूख गई। छोटे मालिक अंकुर ने अपनी पत्नी वैशाली को अपनी मजबूत पकड़ में कसकर जकड़ा हुआ था। एक हाथ उनकी कमर पर जकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से उन्होंने उसका मुंह दबोचा हुआ था। वैशाली दोनों हाथों से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। अंकुर की आंखों से गुस्से की आग फूट रही थी। उसने और भी जोर से वैशाली को कस के पकड़ लिया था और गुस्से में बोला, मेरी मर्दानगी पर उंगली उठाती हो? आज तुम्हें दिखाऊंगा मेरी मर्दानगी क्या है। इसके बाद कभी मेरी मर्दानगी पर सवाल नहीं उठाओगी। ये कहकर उसने वैशाली को दूर धक्का दिया और अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए। इससे आगे मैं कुछ देख ही नहीं पाई थी। मैं जल्दी से कमरे से भागी, लेकिन जाते जाते वैशाली की सिसकियां सुनाई दी थीं। अगले 2 दिन तक वैशाली कमरे से बाहर नहीं निकली थी। जब मैं दूसरे दिन दूध देने गई तो मैंने देखा कि वैशाली के गालों और होंठों पर अंकुर के गुस्से और जुनून के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। वो सब याद करते ही मेरी आत्मा कांप उठी थी। मैं कैसे ऐसे आदमी के साथ जिंदगी बिता सकती थी? वैशाली तो फिर भी उसके बराबर की थी। मैं तो एक नौकरानी की बेटी थी। मेरी क्या हैसियत थी? अंकुर के सामने वो मुझे चींटी की तरह मसल कर रख देता। मैं नाजुक, कमज़ोर सी, और वो ऊंचा, लंबा, ताकतवर, खतरनाक आदमी। उसके सामने मैं कितनी देर टिक पाती? मेरी उम्र भी अभी सिर्फ 18 साल थी, लेकिन मेरी माँ को लगता था जैसे मेरी शादी की उम्र निकली जा रही है। मेरे रिश्ते तो आ रहे थे, लेकिन सब हमारे ही जैसे गरीब घरानों से आते थे। अगर अंकुर प्रताप का रिश्ता मेरे लिए ना आया होता तो मेरी माँ खुशी खुशी किसी गरीब घर में ही मुझे ब्याह देती। मुझे इस सबसे कोई एतराज नहीं था। कम से कम वो लोग मेरे जज्बात को समझते। वो सिर्फ मुझे अपने मतलब के लिए शादी करके नहीं ले जाते, बल्कि वो मेरा सम्मान करते, मुझसे मोहब्बत करते। लेकिन अंकुर, वो मुझे सिर्फ अपने जुनून का शिकार बनाता और फिर बच्चा पैदा कराकर मुझे कचरे की तरह छोड़ देता। यही सोचकर मेरा दिल फटने को हो गया था। मैं पूरी रात सो नहीं पाई। मेरी आंखें रोते रोते लाल हो गई थीं। अंकुर को 2 दिन का भी सब्र नहीं था। वो अगले ही दिन शादी का सारा इंतजाम करके मेरे घर आ धमका।
मैंने अपनी माँ से लाख मिन्नतें की, गिड़गिड़ाई, लेकिन माँ ने मेरी एक ना सुनी। उन्होंने मुझे पंडित जी के सामने बिठा दिया। मैंने रोते हुए अपनी आंखें उठाकर अंकुर की तरफ देखा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, सिर्फ वही एक भाव जो हर वक्त उसके चेहरे पर रहता था, गुस्से का भाव। एक पल के लिए हमारी नज़रें टकराई थीं और मेरा दिल धक से रह गया था। उसकी नज़रों में पता नहीं किया था कि मैं नज़रें झुकाने पर मजबूर हो गई थी। पंडित जी जैसे जैसे शादी के मंत्र दोहरा रहे थे, मेरी सांसें थम रही थीं। और जब अंकुर ने मेरी मांग में सिंदूर भरा तो मेरी आंखों से आंसू टूटकर मेरी गोद में गिरने लगे। फिर जब उसने मेरे गले में मंगलसूत्र पहनाया तो उसके हाथों की छुअन से मेरा पूरा शरीर सिहर उठा। मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थीं। जब अंकुर मुझे विदा कर हवेली लेकर आया तो वहां पर भी एक कयामत मेरा इंतजार कर रही थी। हवेली में कदम रखते ही वैशाली तूफान की तरह मेरे ऊपर झपटी थी। उसने मेरे बालों को कसकर पकड़ लिया और जोर से झटका देते हुए गुस्से से चिल्लाई, तू डायन पिशाचनी! जिस घर से तेरा और तेरे परिवार का पेट भरता था, तूने उसी घर पर नजर गाड़ ली। तूने मेरा पति मुझसे छीन लिया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ऐसी सजा दूंगी कि तू जिंदगी भर याद रखेगी। फिर उसने एक जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर मार दिया। पीछे खड़ा अंकुर ये सब कुछ देख रहा था, पर उसने कुछ भी नहीं कहा। वैशाली का गुस्सा एक थप्पड़ से कम नहीं हुआ था। उसने मेरे सिर को दीवार से मारने की कोशिश की। मैंने डर से आंखें कसकर बंद कर ली थीं, लेकिन जब मेरा सर दीवार से नहीं टकराया बल्कि किसी नरम चीज से टकराया था तो मैंने आंखें खोली। मैंने देखा अंकुर ने दीवार पर अपना हाथ लगा लिया था ताकि मेरा सर दीवार से न टकराए। अगर उसने अपना हाथ न लगाया होता तो मेरा सिर दीवार से लगता और फट जाता। वैशाली ने गुस्से में फटी फटी आंखों से अंकुर को देखा और गुस्से से चिल्लाई, तुमने बहुत गलत किया है अंकुर। एक तो उस लड़की को मेरी सौतन बना दिया, ऊपर से अब इसका बचाव भी कर रहे हो। मुझे इस पर अपना गुस्सा निकालना है। हटो मेरे रास्ते से। उसने फिर हाथ उठाया, लेकिन अंकुर ने उसे रोक दिया और गहरी आवाज में कहा, बहुत हो गया वैशाली। तुम अपनी इज्जत और हैसियत खुद मिटा रही हो। तुम इस घर की खानदानी बहू हो। तुम्हारी जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता। और ये लड़की तो इस घर में सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए आई है। जब ये बच्चा पैदा कर देगी मैं इसे छोड़ दूंगा। अंकुर की ये बातें सुनकर वैशाली का चेहरा थोड़ा नरम पड़ा, लेकिन मेरे दिल में एक तूफान मच गया था। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। अंकुर ने नौकरानी से कहा, चंपा इसे मेरे कमरे में लेकर जाओ। ये सुनते ही वैशाली फिर से बिखर गई। कहने लगी, खबरदार, जो इसे तुमने हमारे कमरे में भेजा वो कमरा मेरा और तुम्हारा है। अंकुर ने कुछ सोचते हुए कहा, चंपा इसे ऊपर वाले कमरे में लेकर जाओ, और हाँ, ऊपर वाले कमरे की अच्छे से सफाई भी कर देना। चंपा ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लेकर ऊपर चली गई। कमरे में पहुंचकर मैं बिस्तर पर बैठकर रोने लगी। चंपा कमरे की सफाई करती रही और बीच बीच में मुझे भी देखती रही। आखिरकार उसने मेरे पास आकर कहा, गौरी तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। रो रो कर खुद को परेशान और कमज़ोर मत बनाओ। भगवान की मर्जी समझकर सब कुछ स्वीकार कर लो। और वैसे भी छोटे मालिक दिल के बुरे नहीं हैं, बस वो गुस्से के तेज हैं। मैंने आंसू पोंछते हुए कहा, दीदी मुझे सबसे ज़्यादा इस बात का दुख है कि मेरी कोई हैसियत नहीं है। मुझे सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए इस घर में लाया गया है। जब बच्चा पैदा होगा तो ये लोग मुझे छोड़ देंगे, फिर मेरा क्या होगा। चंपा ने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, इतना मत सोचो। बच्चा एक ऐसी कड़ी होता है जो पति पत्नी के रिश्ते को और भी मजबूत कर देता है, और हो सकता है कि छोटे मालिक के दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत जाग जाए। चंपा की बातों से मुझे थोड़ी राहत मिली, पर मेरा मन अब भी बेचैन था। आज मेरी सुहागरात थी और मुझे पता था अंकुर किसी भी पल कमरे में आ सकता है। मैं डर के मारे कांप रही थी। मेरी आंखों के सामने वही दृश्य घूमने लगा जब मैंने अंकुर को वैशाली के साथ अपना जुनून उतारते देखा था। तभी दरवाजे पर हल्की आहट हुई। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। अंकुर कमरे में दाखिल हुआ और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसने अपना कोट उतारकर हैंगर पर टांग दिया और फिर घड़ी और अंगूठी उतारने लगा। इसके बाद वो मेरे पास आकर बैठ गया। कुछ पल तक मुझे देखता रहा और फिर धीरे से बोला, जाओ फ्रेश होकर आओ। मैं बिना कुछ कहे जल्दी से वॉशरूम चली गई। नहा धोकर मैंने एक ढीला ढाला सूट पहन लिया था जो वॉशरूम में पहले से ही टंगा हुआ था। जब मैं बाहर आई तो देखा कि अंकुर बेड से टेक लगाए बैठा था, जैसे मेरा ही इंतजार कर रहा हो। मैं थोड़ी दूर खड़ी अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी। वो बोला, अब क्या हुआ, यहाँ आओ मेरे पास। मैं धीरे धीरे उसके पास आई, लेकिन बेड पर नहीं बैठी। उसने एक झटके से मुझे अपनी तरफ खींचा। उसकी इतनी सी नज़दीकी से ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर के मारे मैं फिर से उठकर खड़ी हुई। मेरी हरकत देखकर अंकुर के माथे पर बल पड़े। उसने गुस्से से कहा, क्या हुआ,
क्यों इस तरह बर्ताव कर रही हो? मैंने कांपते हुए कहा, मुझे मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ ये सब मत करें। अंकुर ने हैरानी से मेरी तरफ देखा और कहा, किस बात से डर रही हो तुम? हम पति पत्नी हैं और आज हमारी सुहागरात है, इसमें डरने वाली क्या बात है? ये कहते हुए उसने मेरा हाथ फिर से खींचा और इस बार मैं उसके सीने से जा टकराई। अगले ही पल उसने मुझे अपनी बाहों में कस लिया। मैं उसकी बाहों में मचलने लगी और बमुश्किल कहा, प्लीज़ मुझे थोड़ी मोहलत दे दो, सिर्फ 8 दिन का वक्त दे दो। लेकिन अंकुर पर मदहोशी सवार हो चुकी थी। उसने मेरे कान में धीरे से कहा, जो हो रहा है उसे होने दो। मुझे जल्द से जल्द बच्चा चाहिए और उसके लिए ये सब करना ज़रूरी है। ये कहकर उसने धीरे धीरे अपनी सारी हदें पार करना शुरू कर दी। मैं डर से कांप रही थी, पर जो भी हुआ उसने मुझे हैरान कर दिया था। अंकुर ने मुझे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं दी थी। मैं सोच रही थी वो अपने जुनून में मुझे भी वैसा ही दर्द देगा जैसा उसने वैशाली को दिया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उसने बहुत ही प्यार से मेरा साथ दिया, बहुत नरमी से मुझे सहेजा था। उसकी इस मोहब्बत ने मुझे हिलाकर रख दिया। मैंने खुद को पूरी तरह उसके हवाले कर दिया। ये रात मेरी ज़िंदगी की सबसे हसीन रात साबित हुई थी। आगे क्या होगा ये सोचकर मेरा दिल धड़कने लगा था, लेकिन उसी पल मैंने सब कुछ भुला दिया। मैं सिर्फ और सिर्फ अभी अंकुर की मोहब्बत में डूबी हुई थी। मैंने सब कुछ अपने दिलो दिमाग से निकाल दिया था और बस अंकुर की मजबूत बाहों में समा गई थी। सुबह मेरी आंख दरवाजे पर जोर जोर से खटखट से खुली थी। मैं घबराते उठी और अंकुर भी उठकर बैठ चुका था। मैंने जल्दी से अपना सूट पहनकर दरवाज़ा खोला। सामने वैशाली को देखकर मेरी रूह कांप गई थी। वैशाली का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। अंकुर भी उसकी आहट सुनकर जल्दी से बिस्तर से उठा था। वैशाली की नज़रें हम दोनों पर थीं। उसकी आंखों में गुस्से के साथ साथ जलन भी साफ दिखाई दे रही थी। अंकुर इस समय बिना शर्ट के था और मेरी अस्त व्यस्त हालत भी वैशाली से छुपी नहीं थी। उसकी नज़रें मेरे ऊपर इस तरह गड़ी थीं कि मैं ज़मीन में गड़ जाने की इच्छा कर रही थी। अंकुर ने वैशाली की तीखी निगाहों को महसूस कर लिया था और सोफे पर पड़ी अपनी शर्ट उठाकर जल्दी से पहन ली। मैं अपने भीतर एक अजीब सा बोझ महसूस कर रही थी। जो कुछ रात को मेरे और अंकुर के बीच हुआ था वो नया नहीं था, फिर भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। आखिर अंकुर वैशाली का पति था और कोई भी पत्नी अपने पति का बंटवारा नहीं चाहती। वैशाली ने मेरी तरफ बढ़कर मेरा हाथ कसकर पकड़ा और जोर से मरोड़ते हुए बोली, कर ही ली तूने अपनी मनमानी, मेरे पति को मुझसे छीन ही लिया। मैं पूरी रात रोई हूँ ये सोच सोच कर कि आज की रात तू अंकुर की बाहों में होगी। उसकी बातों ने मेरे दिल को चीर दिया था, लेकिन मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था। मैं वैशाली को हारी हुई नज़रों से देख रही थी। ये वही वैशाली थी जो हमेशा अंकुर से उलझती रहती थी, ताने देती रहती थी, पर आज उसे अंकुर के लिए इतनी मोहब्बत क्यों हो रही थी? ये सब मेरी समझ से बाहर था। वैशाली ने मेरा हाथ अब भी नहीं छोड़ा था। वो उसे और भी जोर से मरोड़ रही थी। मैंने मदद के लिए अंकुर की तरफ देखा, लेकिन वो बेपरवाह अपनी शर्ट के बटन लगाने में बिजी था और फिर बाथरूम चला गया। इसका मतलब ये था कि अंकुर सिर्फ बंद कमरे में ही मुझसे प्यार जताता था। बाहर उसके लिए मैं कोई मायने नहीं रखती थी। शायद ये सच भी था। उसे सिर्फ बच्चा चाहिए था। बच्चे के लिए वो मुझसे रिश्ता बनाता और उसके बाद उसे मुझसे क्या मतलब होता। वैशाली ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे किचन की तरफ खींचा और धक्का देते हुए बोली, तुम्हारी जगह इस घर में नहीं है, जाओ तुम्हारी जगह किचन में है। नाश्ता बनाओ और फिर घर की साफ सफाई करो, समझी? मैं खुद को संभालते हुए कहने लगी, दीदी मैं नहाकर आती हूँ, फिर सारे काम कर लूँगी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर मैंने चुपचाप काम करना शुरू कर दिया। ये मेरी शादी की पहली सुबह थी। रात को अंकुर की बाहों में मुझे थोड़ा सुकून मिला था, लेकिन अब फिर से मेरे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। दिन यूं ही गुजरने लगे। दिन में अंकुर मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं करता था, लेकिन रात होते ही वो मेरे पास आता, मुझे अपनी बाहों में भरता, मुझसे प्यार जताता और मेरे साथ रिश्ता बनाता। लेकिन रिश्ता बनाने के बाद भी वो मुझे अपनी बाहों से निकलने नहीं देता था, मुझे अपनी बाहों में लेकर ही सोता था। मैं अंकुर के इस दोहरे व्यवहार पर हैरान थी। दिन में मेरे लिए घर में कोई भी अच्छा नहीं था, पर अंकुर की दादी को छोड़कर वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। अंकुर भी मेरा ख्याल रखता था, लेकिन उसके ख्याल रखने का तरीका अलग था। जब हम सब खाने की टेबल पर होते तो मुझे सबकी गुस्से और तिरस्कार भरी नज़रों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अंकुर बातचीत में सबका ध्यान मेरी तरफ से हटा देता और मेरी प्लेट में चुपचाप खाना डालता रहता। वो चुपके से कोई चीज़ लाकर मेरे हाथ में पकड़ा देता, लेकिन जब भी अंकुर मुझे कोई चीज़ लाकर देता, कुछ देर बाद वैशाली आकर वो सामान मुझसे छीन लेती। हमारी शादी को 1 महीना हो चुका था
और इस 1 महीने में मैं सिर्फ 2 जोड़े कपड़े बार बार रिपीट करके पहन रही थी। एक दिन जब मैं किचन में काम कर रही थी, अंकुर पानी पीने किचन में आया। उस समय मैंने गर्मी से परेशान होकर अपना दुपट्टा उतार कर हैंगर पर टांग दिया था। मेरे कंधे से मेरा कुर्ता फट रहा था और शायद अंकुर ने ये बात देख ली थी। उसने गुस्से में आकर मेरा बाजू पकड़ा और बोला, तुम इस घर की बहू हो, मेरी पत्नी हो, ये क्या फटे पुराने कपड़े पहनकर घूम रही हो? और जो कुछ मैं तुम्हें ला कर देता हूँ वो सब सामान कहाँ है? मैंने नज़रें झुका लीं। धीरे से कहा, वो सब वैशाली मुझसे छीन लेती है। ये सुनकर वो गुस्से में मुझे किचन में छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद वैशाली सारा सामान मेरे कमरे में फेंक कर चली गई थी। अंकुर ने फिर कहा, चलो एक अच्छी सी साड़ी निकालो और पहनकर तैयार हो जाओ। पिछले 8-10 दिन से अंकुर मेरे पास नहीं आया था। वैशाली हमेशा उसके साथ चिपकी रहती थी, लेकिन आज अंकुर की नज़रों में कुछ अलग दिखाई दे रहा था। वो मेरे पास आया, मेरे कान के करीब आकर बोला, ये रेड वाली साड़ी पहनकर तैयार हो जाओ, आज रात मैं तुम्हारे पास आऊँगा। मेरे चेहरे पर शर्म की लाली छा गई। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैं अपनी हालत पर खुद हैरान थी। कब मैं अंकुर के सपने सजाने लगी, कब मैं उसकी संगत के लिए तड़पने लगी, मुझे खुद इस बात का एहसास नहीं हुआ। मैंने बड़े दिल से तैयार होकर अंकुर का इंतजार किया। कमरे में इधर उधर टहलते हुए हर पल अंकुर की राह तक रही थी, लेकिन मेरा दिल कुछ भारी भारी सा महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो अभी मुझे चक्कर आ जाएगा और मैं गिर पड़ूंगी। फिर भी अंकुर के आने की खुशी ने मुझे सब कुछ भुला दिया था। तभी दरवाजे पर आहट हुई और अंकुर कमरे में दाखिल हुआ। मेरा दिल जोर से धड़क उठा और उसकी मुस्कान देखकर मेरी सारी बेचैनी जैसे हवा में उड़ गई। मैंने सोच लिया था आज उससे ज़रूर पूछूंगी कि वो सबके सामने मुझे इग्नोर क्यों करता है, जबकि अकेले में इतना प्यार जताता है, आखिर ऐसा क्यों? लेकिन उससे पहले यही अचानक मुझे अपना पूरा कमरा घूमता हुआ महसूस हुआ। मुझे लगा कि मैं गिरने वाली हूँ और तभी अंकुर ने तेजी से आकर मुझे अपनी बाहों में समेट लिया। मैं पूरी तरह उसकी बाहों में ढह गई। जब मेरी आँख खुली तो मैंने खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। अंकुर मेरे सामने खड़ा था, डॉक्टर से कुछ बातें कर रहा था। जैसे ही उसने मुझे होश में देखा, उसके चेहरे पर एक नर्म मुस्कान खिल उठी। डॉक्टर कमरे से बाहर जा चुकी थी और अंकुर तुरंत मेरे पास आया। बेचैनी से मेरे हाथों को चूमते हुए कहा, जानती हो गौरी, उसने मेरे पेट पर अपना हाथ रख दिया, आज तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। तुम माँ बनने वाली हो और मैं पापा। कितना सुखद एहसास है ये, मैं ये खुशी बता नहीं सकता। लेकिन उसकी खुशी में मैं खुश नहीं हो सकी। मेरे दिल में एक अजीब सा दर्द भर गया। माँ बनने का एहसास बहुत सुखद होता है, बहुत नया, बहुत अनोखा। हर औरत इस एहसास से गुजरना चाहती है, लेकिन मैं खुश नहीं थी, क्योंकि बच्चा पैदा होते ही अंकुर अपने बच्चे को ले लेता और मुझे अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकाल देता। यही तो उसने शादी से पहले कहा था कि मुझे सिर्फ बच्चा चाहिए, प्यार नहीं। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैं तो अब उससे मोहब्बत करने लगी थी, उसे खोना नहीं चाहती थी। उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उसने बेचैन होकर पूछा, क्या हुआ गौरी, इतनी बड़ी खुशखबरी पर तुम खुश नहीं हो? मैंने अपनी आंखों के आंसुओं को छिपाते हुए कहा, नहीं अंकुर, ये तो खुशी के आंसू हैं। इसके बाद अंकुर ने मेरा बहुत ख्याल रखना शुरू कर दिया। उसने घर में सबको साफ कह दिया कि मुझे कोई भी तकलीफ़ या परेशानी नहीं होनी चाहिए। दादी तो जैसे खुशी से फूली नहीं समा रही थीं, मानो अब उन्हें अपनी गोद में अपने पोते को खिलाने का इंतजार था। लेकिन मेरी उदासी बढ़ती जा रही थी। मुझे अंकुर से दूर जाने का ख्याल अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। ऐसे ही करते करते मेरी प्रेगनेंसी को 8 महीने हो गए थे। एक दिन जब सुबह सुबह मैं अपने कमरे से बाहर निकली और सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, अचानक मेरा पैर फिसला और मैं सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ी। मेरे गले से एक दर्दनाक चीख निकली थी। पूरा घर मेरे चारों ओर जमा हो गया। अंकुर भागता हुआ मेरे पास आया। मेरी हालत देखकर वो घबरा गया था। मेरे पेट में उठती दर्द की लहरें मुझे बुरी तरह जकड़ रही थीं। अंकुर ने जल्दी से मुझे बाहों में उठाया और अपनी जीप में डालकर अस्पताल की ओर दौड़ा। रास्ते में मैं दर्द से चीखती रही, लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर की बात ने मेरे दिल को जैसे चीर कर रख दिया था। डॉक्टर ने कहा, मिस्टर अंकुर, आपकी पत्नी की हालत बहुत नाजुक है। या तो हम बच्चे को बचा सकते हैं या फिर आपकी पत्नी को। मेरा दिमाग अंधेरे में डूबने लगा था। मुझे यकीन था अंकुर बच्चे को ही चुनेगा, उसे तो बस बच्चा चाहिए था। लेकिन जब मुझे होश आया तो मैंने अपने पेट को एकदम सपाट पाया। मेरा बच्चा अब मेरे पेट में नहीं था। मैं टूट चुकी थी। लेकिन तभी अंकुर की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, गौरी कैसी हो? मैंने ऊपर उठाकर नज़र देखा। अंकुर मेरे पास खड़ा था। उसके चेहरे पर दर्द और दुख की गहरी लकीरें थीं। मैंने कांपती हुई आवाज़ में कहा, अंकुर
हमारा बच्चा कहाँ है? अंकुर की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने धीरे से कहा, गौरी, हमने अपना बच्चा खो दिया है। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा, लेकिन डॉक्टर तो कह रहे थे बच्चे को बचाया जा सकता है। अंकुर ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, हाँ, लेकिन इसके बदले तुम्हारी जान चली जाती। मैंने डॉक्टर से कह दिया कि मेरी पत्नी को बचाओ, बच्चे फिर हो जाएंगे। अंकुर की ये बात सुनकर मेरा दिल धड़कने लगा कि अंकुर मुझसे मोहब्बत करने लगा था। मेरे दिल में खुशी की एक लहर दौड़ गई, लेकिन फिर अपने खोए हुए बच्चे को याद करके मैं फिर से रो पड़ी। भले ही मैं पहले उस बच्चे के आने को लेकर खुश नहीं थी, लेकिन अब वो मेरा बच्चा था, मेरा खून। मैंने उसे 8 महीने अपने पेट में पाला था। अंकुर ने मुझे तसल्ली दी, लेकिन घर पहुंचते ही उसने एक तूफान मचा दिया था। घर में सब लोग जमा थे और अंकुर गुस्से में चीख रहा था। सीढ़ियों पर तेल किसने गिराया था? उसके सवाल का जवाब न मिलने पर वो सीधा वैशाली की तरफ मुड़ा। उसने वैशाली का हाथ पकड़ा और कहा, सच सच बताओ, सीढ़ियों पर तेल तुमने गिराया था ना? झूठ मत बोलना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अंकुर के गुस्से से वैशाली कांप उठी थी। उसने अपना सर झुका लिया। वैशाली की खामोशी ने सारे जवाब दे दिए थे। अंकुर ने एक झटके से उसे खुद से दूर धकेला। कहने लगा, मैं जानता था तुम बहुत गिर चुकी हो, लेकिन इस हद तक कि किसी मासूम की जान लेने की कोशिश करोगी, ये नहीं सोचा था। आज से मेरे और तुम्हारे बीच का रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म। अभी के अभी इस घर से निकल जाओ। उस दिन अंकुर ने वैशाली को हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। कुछ ही दिनों में तलाक के पेपर भी तैयार करवा लिए और वैशाली को अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर कर दिया। मेरी तबीयत अब भी थोड़ी ख़राब थी, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा थी। अंकुर मेरा बहुत ख्याल रखता था। उस दिन भी अंकुर मेरे पास आया, मुझे दवाइयाँ दी और मेरा हाथ थाम लिया। मैंने उससे पूछा, अंकुर, तुमने मुझसे शादी सिर्फ बच्चे के लिए की थी, फिर क्यों मुझे बचाया? क्यों अपनी पहली और ख़ानदानी पत्नी को घर से निकाल दिया? अंकुर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, गौरी, सिर्फ ख़ानदान ऊंचा होने से कुछ नहीं होता, उसके संस्कार भी ऊंचे होने चाहिए। तुम्हें क्या लगता है वैशाली मेरी पसंदीदा पत्नी थी? बिल्कुल नहीं, वो तो मुझ पर एक बोझ की तरह थोपी गई थी। वैशाली दूसरे गांव के जमींदार की बेटी थी। वो लोग भी हैसियत में अच्छे थे, लेकिन हमसे ज़्यादा नहीं। मैं कभी कभी वैशाली के बाप से मिलने जाया करता था, क्योंकि हमारा और वैशाली के पापा का कुछ ज़मीनों का हिसाब किताब होता रहता था। वहीं मेरी मुलाकात वैशाली से हुई थी। वो मुझसे बात करने की कोशिश करती, मेरे करीब आने की कोशिश करती, लेकिन मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। एक दिन कुछ ज़रूरी पेपर्स थे जो वैशाली के पापा से साइन करवाने थे। मैं वो पेपर लेकर वैशाली के घर गया, लेकिन उस समय वैशाली के घर पर कोई भी नहीं था। नौकरानी मुझसे कहने लगी, आप छोटी मालकिन के कमरे में चले जाएं, वो आपको बुला रही हैं। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन ज़मीन के कागजातों पर दस्तखत करवाने ज़रूरी थे, इसलिए मैं पेपर्स लेकर वैशाली के कमरे में चला गया। अंदर जाने पर मैं हैरान रह गया। वैशाली उस वक्त नहाने के बाद सिर्फ टॉवल में लिपटी हुई थी। मैं तुरंत पलटने को हुआ, लेकिन वैशाली ने कहा, रुक जाओ अंकुर। वो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो धीरे धीरे मेरे करीब बढ़ती चली आ रही थी। उसने कहा, अंकुर, मुझसे दूर मत जाओ, मैं कब से तुम्हारे लिए तड़प रही हूँ। आज जब ये मौका मिला है तो इसे हाथ से मत जाने दो। वो मेरे करीब आने लगी और मैं उसे खुद से दूर धकेलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं भी एक इंसान था। उसकी खूबसूरती और जवानी के सामने मैं कमज़ोर पड़ गया और हम दोनों के बीच सब कुछ हो गया। अचानक दरवाजे पर खटखट की आवाज़ आई और हम दोनों ही डर गए। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वैशाली ने जल्दी से कपड़े पहने और दरवाजे की तरफ बढ़ी। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, वैशाली, ये क्या कर रही हो? दरवाज़ा खोला तो हमारी बदनामी हो जाएगी। वो मुस्कुराई और बोली, यही तो मैं चाहती हूँ। उसने दरवाज़ा खोला। सामने उसके पिता प्रमोद चौधरी खड़े थे। वैशाली रोते हुए उनके गले लग गई और एक झूठी कहानी गढ़कर उन्हें सुनाने लगी। उसके पिता ने तुरंत पंचायत बुला ली और पंचायत के फैसले से मेरी और वैशाली की शादी कर दी गई। लेकिन मेरे दिल में वैशाली के लिए नफरत पनप चुकी थी। मैं उससे दूर रहने की कोशिश करता, लेकिन वो मेरे करीब आने की कोशिश करती, और जब मैं उसके करीब नहीं जाता तो वो मुझे मेरी मर्दानगी को लेकर सवाल उठाती। आखिरकार एक दिन गुस्से में आकर मैंने उसे अपनी मर्दानगी दिखा दी थी। उस दिन मैंने अपने अंदर का सारा गुस्सा उस पर निकाल दिया था। मेरी दादी को मेरे बच्चे की चाहत थी, लेकिन मैं वैशाली से अपना बच्चा नहीं चाहता था। वो एक चालाक और गिरी हुई कैरेक्टर की औरत थी और मैं नहीं चाहता था कि उसके संस्कार मेरे बच्चे में भी आए। फिर जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा तो तुम्हारी मासूमियत ने मेरा दिल छू लिया था।
मैं तुमसे पहली नज़र में ही प्यार कर बैठा और इसीलिए मैंने तुमसे शादी की। ये सोचना बंद कर दो गौरी कि मैंने तुमसे शादी सिर्फ बच्चे के लिए की थी। मैं तुमसे प्यार करने लगा था और जब वैशाली ने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की तो मेरा गुस्सा आसमान छू गया। उसने मेरे बच्चे की जान लेकर मेरे अंदर के गुस्से को भड़का दिया। मैंने उसे हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। अंकुर की बातें सुनकर मेरा दिल सुकून से भर गया था। अब वो सिर्फ मेरा था। मैंने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया और उसने मेरे बालों को सहलाते हुए अपने प्यार का एहसास दिलाया। उसने मेरे माथे को चूम कर कहा, अब आराम करो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। दिन बीतने लगे और मेरी ज़िंदगी में धीरे धीरे सुकून लौटने लगा। अंकुर की चाहत ने मुझे अंदर से फिर जीने की ताकत दी। मैं खुश रहने लगी। घर के लोग भी अब मुझसे प्यार करने लगे थे। उन्होंने मुझे इस घर की बहू के रूप में अपना लिया था। घर के लोगों का प्यार और अंकुर का साथ पाकर मेरी दुनिया संवर गई थी। अंकुर को लगता था कि वैशाली पंचायत में जाकर अपने लिए इंसाफ मांगेगी, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने अपने लिए एक नया शिकार ढूंढ लिया था। हम सब ने उसे भुला दिया। धीरे धीरे मैंने अपने प्यार और सच्चाई से घर वालों का दिल जीत लिया था। अगले ही साल मैंने एक गोल मटोल प्यारे से बेटे को जन्म दिया, जिससे हमारी फैमिली पूरी हो गई। मैं अब पूरी तरह खुश थी क्योंकि मुझे इस घर में एक बहू होने का सम्मान मिला। साथ ही अंकुर के दिल पर भी मैं राज कर रही थी। वो मुझे हर तरह से पत्नी का मान और सम्मान देता था और मैं उसकी ज़िंदगी की सबसे ज़रूरी इंसान बन गई थी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी थी अंकुर और गौरी के नाम। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। अपने नाम की स्टोरी लिखवाने के लिए दोस्तों अपने नाम मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में देना। मैं आप लोगों के नाम की स्टोरी लेकर भी ज़रूर आऊँगी। तो चलिए दोस्तों, जाते जाते कहानी को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर जाना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई रोमांटिक कहानी के साथ।